हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस बुलेटिन। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर 1। पूरी साइंस के हिसाब से, क्लास 10th की पूरी साइंस के हिसाब से ये चैप्टर 6 है, पर अगर हम बायोलॉजी में देखें तो ये चैप्टर 1 है। व्हाट इज इट? लाइफ प्रोसेसेस। तो हम इसमें देखेंगे इस चैप्टर में कि हमें जीवन जीने के लिए, अपने जीवन को कैरी ऑन करने के लिए कौन कौन सी प्रोसेसेस की नीड होती है। अब देखिए, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं, ये भी तो एक जरूरी प्रोसेस है। अगर हम सांस नहीं लेंगे तो हम मर जाएंगे। हमारा दिल धड़क रहा है, ये भी तो एक जरूरी प्रोसेस है। दिल नहीं धड़केगा हम तो मर जाएंगे। ठीक है, तो हमें अपने जीवन को कंटिन्यू, लाइफ को कैरी ऑन करने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी प्रोसेसेस हमारे लिए नेसेसरी होती हैं, उन्हें हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो जो प्रोसेसेस है सब डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक प्रोसेसेस। अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या है वो। पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। व्हाट इज इट? लाइफ। लाइफ का मतलब क्या होता है? लाइफ का मतलब होता है जीवन। प्लीज गाइस डोंट गो टू द हैंड राइटिंग, बिकॉज ये इसमें अच्छी राइटिंग नहीं आती है हाथ से लिखने में। और ये प्रोसेसेस क्या होता है? क्रियाएं। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ का एक अलग मतलब है, प्रोसेसेस का एक अलग मतलब है। इन दोनों का मिला के क्या मतलब बनेगा? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ की प्रोसेसेस, जीवन की क्रियाएं। तो हमें जीवन जीने के लिए जो जो क्रियाएं करनी पड़ती हैं, अगर कोई हिंदी मीडियम में पढ़ने वाला बच्चा मुझे देख रहा हो तो उसे थोड़ा बहुत इंट्रो तो समझ में आ ही जाए, क्योंकि मैं तो खुद इंग्लिश मीडियम हूँ। पर लेट्स कैरी ऑन, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ हिंदी में। जीवन जीने के लिए जो भी क्रियाएं हमें अपनी करनी पड़ती हैं उनको हम कहते हैं जीवन की क्रियाएं या फिर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि क्या लिखा है इसमें। अब हम पढ़ेंगे हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अलाइव एंड व्हाट इज नॉट। ये कह रहा है कि हम कैसे बताते हैं कि कोई चीज जिंदा है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जिंदा है या फिर कोई नहीं है जिंदा। इफ वी सी अ डॉग रनिंग, क्या है? रनिंग। अगर हम उसे भागते हुए देखेंगे। और अ काउ च्यूइंग कड मतलब जो वो अपना चारा खाती है। ठीक है, और अ मैन शाउटिंग लाउडली। ठीक है, अभी इसमें मेन चीज क्या देखी हमने, जो जो इसमें दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है रनिंग, एक डॉग रन कर रहा है। ठीक है, काउ च्यू कर रही है कर्ड को। ठीक है, और एक मैन है वो शाउटिंग लाउडली। एक मैन है वो शाउटिंग लाउडली, ही शाउटिंग लाउडली, वो जोर से चिल्ला रहा है। ऑन द स्ट्रीट मतलब सड़क पे बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है वो आदमी। ठीक है, सो वी नो दैट दीज आर लिविंग बीइंग्स। अब हम देखें तो व्हाट आर क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चंस भी बताते चलूंगा कि यहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है 1 मार्क में। व्हाट आर लिविंग बीइंग्स। व्हाट आर लिविंग बीइंग्स, लिविंग बीइंग्स क्या होते हैं? ये 1 मार्क क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? द ऑर्गेनिज्म विच कैन रन, च्यू, शाउट और मेंटेन देयर प्रोसेसेस या फिर डू द वर्क। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो भी ऑर्गेनिज्म कोई काम करता है, अगर वो सांस ले रहा है या फिर वो कोई काम कर रहा है, कोई भी वो मूवमेंट कर रहा है, यस बेसिकली मूवमेंट कर रहा है, आप बोलेंगे द ऑर्गेनिज्म विच इज डूइंग एनी बॉडी मूवमेंट और मॉलिक्यूलर मूवमेंट इज कॉल्ड लिविंग बीइंग। ठीक है, अब आगे क्या है? इफ द डॉग और द काउ और द मैन वर asleep, what if the cow, dog or the man are asleep? अगर ये सो रहे होंगे, we would still think that they were alive. हम तब भी सोचेंगे कि वो alive हैं, ये पूरी पता नहीं क्यों अंडरलाइन हो रही है।
they were alive. But how did we know that? हमें कैसे पता है, मतलब अगर हम वो सो भी रहे हैं, हम उन्हें देख रहे हैं, तो हमें कैसे पता है कि वो जिंदा है? हमें ऐसे पता है, we see them breathing. ओके, हम उन्हें देखते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो आपने नोटिस करा होगा हमारा पेट ऊपर नीचे होता है या फिर हमारी चेस्ट ऊपर नीचे होती है। तो ऐसे यहाँ पे इसलिए कहा गया है वी सॉ देम ब्रीथिंग, हमें उन्हें ब्रीथ करते हुए देखते हैं। वी नो दैट दे आर अलाइव, तो हमें पता चलता है कि वो अलाइव हैं। व्हाट अबाउट प्लांट्स? प्लांट्स का क्या है? हाउ डू वी नो दैट दे आर अलाइव? हमें कैसे पता चलेगा कि प्लांट्स जो हैं वो अलाइव हैं? वी सी देम ग्रीन, हम उन्हें ग्रीन देखते हैं। सबसे पहले बेसिकली अगर प्लांट्स हैं तो वो ग्रीन है, वो ग्रीन है। यही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक है कि हम प्लांट्स को पहचान सकते हैं कि वो अलाइव है। अगर कोई प्लांट सूख जाता है और वो पीला हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि इट इज डेड। पर अगर वो अच्छे से अपनी, अभी वो कंप्लीटली डेड नहीं है, स्लाइटली डेड है, अगर वो अपनी अच्छे से आगे प्रोसेसेस करेगा तो ही कैन बिकम ग्रीन अगेन। आपने देखा है ना, हम पानी दे देते हैं सूखे हुए प्लांट को, ज्यादा सूखा नहीं हो, हल्का सूखा हुआ कोई प्लांट हो, अगर हम उसे पानी दे देते हैं तो फिर वो फिर से हरा हो जाता है और ग्रो करने लगता है। ऐसे ही some of us will say, हम कहेंगे, अगर हम उन्हें ग्रीन देखेंगे तो कुछ लोग कहेंगे but what about the plants that have leaves of colors other than green? अब देखो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। हम उन प्लांट्स को अलाइव और कैसे पहचानेंगे जिनका लीफ का कलर ग्रीन ना होकर कुछ और हो? तो देखो ये बता रहा है दे ग्रो ओवर टाइम, वो टाइम के हिसाब से ग्रो करते हैं। अभी आई मे हाईलाइटेड विद अनदर कलर। ओके, they grow over time, so we know that they are alive. Some will say, अब देखो ये यहाँ कंडीशंस दे रहा है कि कोई ऐसे कहेगा कोई ऐसे कहेगा। वो ग्रो करते हैं टाइम पे तो वो अलाइव हैं, कुछ लोग ऐसा कहेंगे। तो इन अदर वर्ड्स वी tend to think some sort of movement, either growth related or not, as common evidence for being alive. But plant क्या है आगे? But a plant that is not visibly growing is still alive, and some animals can breathe without visible movement. So using visible movements as defining characteristics of life is not enough. ठीक है, अब ये क्या बोल रहा है? अभी क्या बोल रहा है कि हाँ, हमने कहां तक करा था? अगर वो ग्रो कर रहे हैं ओवर टाइम तो वो अलाइव हैं, ऐसा लोग कहेंगे। वी क्या है? इन अदर वर्ड्स वी टेंड टू थिंक, हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं, सम सॉर्ट ऑफ मूवमेंट, आइदर ग्रोथ रिलेटेड और नॉट, कुछ किसी भी तरीके का मूवमेंट, चाहे वो ग्रोथ रिलेटेड हो या ग्रोथ रिलेटेड ना हो, as common evidence for being alive, एक कॉमन एविडेंस है अलाइव होने के लिए। ठीक है, बट अ प्लांट दैट इज नॉट विजिबली ग्रोइंग, पर जो प्लांट है वो दिख नहीं रहा है हमें ग्रो करता हुआ, तब भी वो अलाइव है, बट इट इज स्टिल अलाइव। एंड सम एनिमल्स कैन ब्रीथ विदाउट विजिबल मूवमेंट, कोई जैसे हमारा पेट हिलता है, हमारी छाती हिलती है, हमारी चेस्ट हिलती है, तो कुछ एनिमल्स, ये बोल रहा है, ऐसे भी होते हैं जो बिना मूवमेंट के ब्रीथ भी करते हैं। So, using visible movement as a defining characteristics of life is not enough. अगर हम ये कहें कि visible movement हो रहा है लाइफ को बताने के लिए, it is not enough, वो enough नहीं होगा। अब आगे क्या बोल रहा है ये? आगे बोल रहा है movements over very small scales will be invisible to the naked eyes. naked eyes क्या होती हैं? naked eyes क्या होती हैं? हमारी नॉर्मल आंख, हमारी नॉर्मल आंख, चाहे वो चश्मा लगी हुई हो या बिना चश्मा। कोई सोचेगा नॉर्मल आंख जिस पे चश्मा ना लगा, अरे नहीं भाई, जो भी आंख है, हम ये देखो, जैसे कोई सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, उसको हम नहीं देख सकते, उसको हम माइक्रोस्कोप की मदद से देखते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप ऐसे नेक्ड आइज से ही कह रहा है। ठीक है,
movements of molecules. स्मॉल स्केल इनविजिबल टू नेक्ड आइज मूव। तो क्या कह रहा है कि जो मूवमेंट, कुछ मूवमेंट जो बहुत ही स्मॉल स्केल पे होते हैं वो नेक्ड आइज को नहीं दिखते। कैसे मूवमेंट? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट। फॉर एग्जांपल, इज दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर मूवमेंट नेसेसरी फॉर लाइफ? अब देखो इसमें यही चीज आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कुछ कि हम कट करेंगे कुछ इन्फेक्ट, ठीक है, वायरसेस, ये सब एग्जांपल दिए हुए हैं। अब हम अपनी आगे की मेन हेडिंग पे आते हैं, व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, यहां से देखें, द मेंटेनेंस फंक्शन of living organism must go on even when they are not doing any particular। जो मेंटेनेंस फंक्शन है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए वो चलते रहते हैं जबकि वो कोई काम कर भी रहे हो ना कर रहे हो। जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो तभी कोई मेरी सांस लेना हो, नहीं भाई, मैं सो रहा हूँ तब भी मेरी सांसें चल रही हैं, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ तब भी मेरी सांसें चल रही है, इनफैक्ट मैं खाली बैठा हुआ हूँ तब भी मेरी सांसें चल रही हैं। तो इसमें यही कह रहा है कि जो मेंटेनेंस फंक्शन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के वो गो ऑन होते रहते हैं, मतलब चलते रहते हैं जबकि वो कुछ पर्टिकुलर थिंग नहीं कर रहे होते। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन, आगे आ जाते हैं आगे वाले पेज में, सिटिंग इन क्लास, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. The processes which together perform the maintenance job are life processes. क्वेश्चन आ सकता है, what are life processes? ये भी 1 नंबर में आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन है, ये 1 मार्क है, ठीक है। तो आप बोल सकते हैं the processes which together perform their maintenance, this maintenance, जिसकी जगह आप लिख सकते हैं, जिसकी जगह आप लिख सकते हैं मेंटेनेंस जॉब, दिस हटा दो, परफॉर्म मेंटेनेंस जॉब ऑफ आवर बॉडी, ठीक है। मेंटेनेंस जॉब ऑफ आवर बॉडी आर लाइफ प्रोसेसेस। जो भी प्रोसेसेस मेंटेनेंस जॉब को परफॉर्म करती हैं हमारी बॉडी की वो लाइफ प्रोसेसेस होती हैं, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं, एनसीईआरटी की डेफिनेशंस मानते हैं, पर आप और कोई डेफिनेशंस भी लिखेंगे इट वुड बी करेक्ट, मतलब उसके वर्डिंग्स करेक्ट होने चाहिए, ठीक है। ये डेफिनेशन लिखेंगे, अगर आप अब बोर्ड में तो आप नहीं जा सकते दिखाने के लिए, पर अगर आप क्लास में लिख रहे हैं, कोई क्लास टेस्ट हो रहा है तो आप ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपकी टीचर बाय चांस काटेगा नहीं टीचर, क्योंकि वो एनसीईआरटी से चेक करते हैं, एनसीईआरटी की डेफिनेशन करेक्ट मानी जाती है, पर अगर वो टीचर काट देता है तो आप उसे दिखा सकते हैं कि मैम इट इज करेक्ट एज इट इज रिटन इन एनसीईआरटी, ओके। अब आगे देखेंगे, since these maintenance processes are needed to prevent damage and breakdown, energy is needed for them। ये मेंटेनेंस प्रोसेसेस हमें डैमेज या फिर किसी तरीके के ब्रेकडाउन से बचाने के लिए होती हैं, तो इनके लिए क्या चाहिए होती है? एनर्जी चाहिए होती है। This energy comes from outside the body of the individual organism। ये एनर्जी कहाँ से आती है? बॉडी के बाहर से आती है, ठीक है। किसके बाहर से आती है? बॉडी के बाहर से आती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के। So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism। तो इसीलिए एक प्रोसेस होनी चाहिए एनर्जी के सोर्स को बाहर से, बॉडी के बाहर से ट्रांसफर करने के लिए, बॉडी के अंदर किसी भी ऑर्गेनिज्म, मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म के बॉडी के बाहर से उसके बॉडी के अंदर एनर्जी के सोर्स को ट्रांसफर करने के लिए एक प्रोसेस होनी चाहिए। यहाँ पे सोर्स ऑफ एनर्जी क्या लिखा है कॉमा करके, विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड। A process we commonly call nutrition। इस प्रोसेस को हम कॉमनली न्यूट्रिशन कह सकते हैं। ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है, तो इस ये वाली जो न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। आप किसी हेल्प बुक से या सोर्स बुक से किसी से डेफिनेशन याद कीजिए। वैसे एनसीईआरटी की डेफिनेशन करेक्ट रहती है हर जगह, पर इसमें ये थोड़ी सी वर्डिंग्स की वजह से ठीक नहीं है। हो सकता है आपको इस पर मार्क्स ना मिले, तो आप करेक्ट डेफिनेशन किसी हेल्प बुक से, ऑल इन वन, एवरग्रीन वगैरह वगैरह से याद कीजिए, ठीक है।
if the size of body of the organism is to grow, if the body size, किस चीज का साइज, बॉडी का साइज, मैं यहाँ से ये सब हटा देता हूँ अब, ठीक है। if the body size, क्या body size of the organism is to grow, body size को grow होना है, additional raw material will also be needed from outside, अगर बॉडी ग्रो करना है बॉडी को तो उसे एडिशनल रॉ मटेरियल्स भी चाहिए बॉडी के आउटसाइड से। सिंस लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल, जो अर्थ पे लाइफ है वो कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज ऑल्सो कार्बन बेस्ड, तो इसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कार्बन बेस्ड होते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, इन्हीं कार्बन सोर्सेज की कॉम्प्लेक्सिटी, मतलब वो कितने कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टी सेल्ड हैं, ठीक है, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी पे बेस्ड कार्बन ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है वो डिफरेंट न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस को यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। आज हम कहाँ तक पढ़ेंगे, अभी देखते हैं, मेरे को कहीं जाना है, तो वैसे मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखूँगा, वी विल टेक 20 मिनट्स और 25 मिनट्स ओनली, ताकि कोई देखे भी वीडियो तो ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियोस होती है ना, बोर हो जाता है इंसान। मैं इसलिए पार्ट्स में बनाऊंगा चैप्टर की वीडियो, फिर उनकी प्लेलिस्ट डाल दूंगा, ओके। आगे क्या है, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, जो बाहर से सोर्सेज आते हैं एनर्जी के वो अलग अलग हो सकते हैं, वेरिड हो सकते हैं। यहाँ पे जो वेरिड है ये, इसका मतलब हो सकता है डिफरेंट, ठीक है, यही डिफरेंट जो लिखा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ठीक है, क्वाइट वेरिड जो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ क्योंकि जो एनवायरमेंट है वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल में नहीं है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स और भी हैं। दीज sources of energy therefore need to be broken down और built up in the body, तो इसीलिए ये जो sources of energy होते हैं ये टूटने चाहिए या फिर built मतलब बनने चाहिए बॉडी के अंदर, and must be finally converted into uniform source of energy, और फिर फाइनली एक यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी में, मतलब एक पर्टिकुलर कह सकते हैं, पर्टिकुलर सोर्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होने चाहिए, that can be used for the various molecular movements needed for maintaining living structures, जो कि यूज हो सके किसमें, मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स में, जो कि चाहिए किसमें, लिविंग स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करने के लिए, as well as to the kind of molecules the body needs to grow, और किसके लिए चाहिए, टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स के काइंड के लिए, काइंड ऑफ द मॉलिक्यूल बॉडी नीड्स टू ग्रो, जो बॉडी को ग्रो करने के लिए चाहिए। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी नेसेसरी, इसके लिए एक केमिकल रिएक्शन की जो सीरीज है वो बॉडी में नेसेसरी है। ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस, मतलब रेडॉक्स रिएक्शन आपने पढ़ा होगा चैप्टर 1 में ऑफ केमिस्ट्री, ये बहुत जरूरी है क्या, हाँ, तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन, वो जो कॉमन केमिकल मीन्स को ब्रेक डाउन करने के लिए मॉलिक्यूल्स में जरूरी हैं। मैनी ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी and to use it in the processes of breakdown of food sources of cellular। अच्छा, तो यहाँ रेस्पिरेशन दिया हुआ है कि जो प्रोसेस होती है एक्वायरिंग ऑक्सीजन from outside the body and to use it as the processes of breakdown of food sources for cellular needs is what we call respiration। तो आज हम यहीं तक ही कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें क्या बोला हुआ है, जो प्रोसेस होती है ऑक्सीजन को एक्वायर करने के लिए, ऑक्सीजन को कंज्यूम करने के लिए, एक्वायर उसको लेने के लिए आउटसाइड द बॉडी, फ्रॉम बॉडी से, बॉडी के बाहर से, एंड टू यूज इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड सोर्सेज, और उसे फूड सोर्सेज के ब्रेकडाउन में इस्तेमाल करने के लिए
फॉर सेल्यूलर नीड, सेल की नीड, सेल्यूलर नीड मतलब किसी पर्टिकुलर सेल की नीड के लिए, इज दैट वी कॉल्ड रेस्पिरेशन। ये थोड़ी ठीक है। यहां से अगर आपसे पूछा जाए, मैं क्वेश्चन इधर लिख देता हूं, क्वेश्चन थोड़ा डार्क कलर से, क्वेश्चन व्हाट इज रेस्पिरेशन। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, तो आप यहां से लिख सकते हैं द से यहां तक। ठीक है, मैं यहां से ये सब हटा दूं, ये हो जाएगा आंसर, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, आंसर द से रेस्पिरेशन। चलो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, कल हम यहाँ से अगली वीडियो में हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, और अगली वीडियो में हो सकता है अगर टाइम रहेगा तो हम न्यूट्रिशन को कंप्लीट करेंगे। न्यूट्रिशन होगा तो नहीं कंप्लीट, बहुत लंबा है, हम दो वीडियोस में हम न्यूट्रिशन को अगली 2 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए यहीं तक। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। एंड बी इफ यू वांट टू बी, मतलब अगर इफ यू वांट टू बी अ टॉपर, प्लीज स्टे विद अस इन साइंस सब्जेक्ट, बिकॉज मैं जो बेस्ट एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी बोर्ड में ही मतलब बोर्ड में एनसीईआरटी ही मानी जाती है। अगर एनसीईआरटी में कोई चीज़ लिखी है तो वो बोर्ड में गलत नहीं हो सकती। आपको कहीं और से पढ़ेंगे तो लोग अपनी अपनी पता नहीं कहाँ से वो पीडीएफ वगैरह बना के लाते हैं। मैं एनसीईआरटी से इसलिए ही पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको बोर्ड में दिक्कत ना आए, क्योंकि बोर्ड का लिखा हुआ, वो एनसीईआरटी का लिखा हुआ बोर्ड के लिए तो पत्थर की लकीर ही समझिए। Hope you like the video. Thank you very much. Stay with Science Bulletin. Thank you.